हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने। तो दोस्तों, अभी हाल ही में गोवा में 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और इस बार जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं या नेशनल गेम्स आयोजित किए गए हैं, यह 37वें नंबर के राष्ट्रीय खेल थे। समापन समारोह पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। इस खेल आयोजन में 10,000 से अधिक एथलीटों ने 43 से अधिक खेल विधाओं में भाग लिया था। दोस्तों, इस स्पर्धा में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र ने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 228 मेडल जीते हैं। दोस्तों, अभी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं, ये 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए हैं, लेकिन अगले साल यानी 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में। तो अक्टूबर नवंबर 2024 में ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे। अगर हम 2023 की मेडल टैली की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है, चौथे पर मध्य प्रदेश है और 5वें स्थान पर केरल है। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये डाटा बताया गया है दोस्तों। तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र ने 228 मेडल जीते हैं टोटल, जिसमें से 80 गोल्ड मेडल हैं, 69 सिल्वर मेडल हैं और 79 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ने 126 मेडल जीते हैं टोटल, हरियाणा ने 192 मेडल जीते हैं और दोस्तों मध्य प्रदेश ने टोटल 112 मेडल जीते हैं और केरल ने 87 मेडल जीते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको एक कंफ्यूजन होगी कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसके जो कुल टोटल मेडल है वो हैं 126 और हरियाणा के 192 हैं। लेकिन यहाँ पर आपको गोल्ड मेडल को देखना पड़ेगा कि जो गोल्ड मेडल हैं वो सर्वश्रेष्ठ के ज़्यादा है और हरियाणा के कम है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ की रैंक हरियाणा से ज्यादा लगाई गई है। जो नेशनल गेम्स आयोजित किए जाते हैं इसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो एथलीट हैं वो भाग लेते हैं। 1924 में पहली बार नेशनल गेम्स आयोजित किए गए थे लाहौर में और 1924 से 1938 तक इन्हें इंडियन ओलंपिक गेम्स के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 1940 में इंडियन ओलंपिक गेम्स का नाम बदल करके राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स किया गया था। दोस्तों 2023 के जो नेशनल गेम्स हुए हैं उसका शुभंकर जरूर याद रखिएगा कौन था, मोगा, और आदर्श बाग था गेट सेट गोवा। और इससे पहले यानी कि 36वें नेशनल गेम्स का आयोजन 2022 में गुजरात में किया गया था। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडीकर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 40वां स्थान। तो अभी हाल ही में क्वेरेली साइमंड्स के द्वारा 8 नवंबर को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है और इस रैंकिंग में दो भारतीय संस्थानों आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को शीर्ष 50 की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि टॉप 50 संस्थानों में शामिल किया गया है आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली को। दोस्तों आईआईटी बॉम्बे की अगर हम बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने भारत में टॉप स्थान हासिल किया है और एशिया में 40वां स्थान हासिल किया है। आईआईटी दिल्ली ने
भारतीय संस्थानों में दूसरा स्थान और एशिया में 46वां स्थान हासिल किया है। इस रैंकिंग में चीन की जो पेकिंग यूनिवर्सिटी थी उसने पहला स्थान, हांगकांग यूनिवर्सिटी ने दूसरा स्थान और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और इस साल की QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 856 यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। यहाँ पर बात आई है सूचकांक की, तो 2023 के कुछ प्रमुख सूचकांक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई चौथे स्थान पर रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को तीसरा स्थान हासिल हुआ था। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में 64वां स्थान। दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में मुंबई 21वें और दिल्ली 36वें नंबर पर रहा है। सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर रहा है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 की अगर हम बात करें तो भारत 108वें स्थान पर। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2023 में 126वें स्थान पर और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का 80वां स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है? आंसर हो जाएगा पंजाब ने। तो दोस्तों, क्रिकेट की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को पहली बार पंजाब की टीम ने जीता है। तो पंजाब ने बड़ौदा को 20 रनों से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबला पंजाब और बड़ौदा के बीच मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया था। दोस्तों, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पंजाब के अभिषेक शर्मा रहे हैं, जबकि फाइनल मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच अनमोल प्रीत सिंह रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो यह एक घरेलू T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है। BCCI के द्वारा रणजी ट्रॉफी की टीमों के बीच इसका आयोजन करवाया जाता है। इसका नाम पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली के नाम पर रखा गया है। पहली बार इसका आयोजन 2006-07 में किया गया था। इस ट्रॉफी को सबसे अधिक बार तमिलनाडु ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मारू मैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा रसिया। तो दोस्तों, अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और रसिया के बीच में मारू मैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो अंडमान सागर में इस मारू मैक्स अभ्यास का जो आयोजन है ये 5 से 8 नवंबर तक किया गया है और यह एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास था। दोस्तों, यह अभ्यास हवा, पानी की सतह और पानी के नीचे खतरों की रोकथाम और समुद्री सुरक्षा उपायों पर केंद्रित था। दोस्तों, फरवरी 2021 में म्यांमार में तख्तापलट हुआ था। तब से म्यांमार में सेना का शासन है और जब से म्यांमार में तख्तापलट हुआ है तब से रसिया के संबंध म्यांमार से बढ़ रहे हैं, यानी उसकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। और जो रूसी अधिकारी हैं उनको म्यांमार के सशस्त्र बल दिवस पर इस साल सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर बात आ रही थी अंडमान सागर की, तो अंडमान सागर की लोकेशन आप ये देख सकते हैं। ये है अंडमान सागर, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर स्थित है अंडमान सागर। जो अंडमान सागर है ये इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का ही एक पार्ट है। 2023 के कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे काजिंद अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और कजाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। जिमैक्स का भारत और जापान के बीच। सुरक्षा बॉन्ड चाइना, रसिया और ईरान के बीच हुआ है। नोबार्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। टाइगर सार्क 2023 का आयोजन बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुआ है। खान कोस्ट अभ्यास 2023 एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास था और इसका आयोजन मंगोलिया में किया गया था। एक्यूबेरियन अभ्यास 2023 भारत और मालदीव के बीच आयोजित हुआ है। सुदर्शन शक्ति भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान के द्वारा आयोजित किया गया था। और चौथा समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्टा के द्वारा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया गया है। अब ये इस्तीफा क्यों दिया गया है? क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो कुछ समय पहले पुर्तगाल में छापेमारी हुई थी और इसमें ये पता चला है कि जो प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा थे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके कारण उन्होंने 7 नवंबर को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पुर्तगाल की। तो पुर्तगाल जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल इसकी लिस्बन है।
यूरो करेंसी है। एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। तो ये 1498 में भारत पहुंचा था और इसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सर्वप्रथम ग्लास का निर्माण इसी देश ने किया था। यूरोप में पुर्तगाल जो है लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक कारों में किया जाता है। चलिए दोस्तों, हाल ही में की गई कुछ अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मुइज्जू राष्ट्रपति बने हैं मालदीव के। सातो किल्बेन वानुआतु के प्रधानमंत्री बने हैं। थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। एमरसन मंगांगवा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं। थ्रेसा थाबिसिन थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और पेटेरी ओरपो फिनलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये हैं अभी हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार प्रति माह 6,000 रुपए से कम कमाते हैं? आंसर हो जाएगा इसका 94 लाख। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा में जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक डेटा पेश किया गया और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी। तो उनके द्वारा ये डेटा पेश किया गया था। तो बिहार की जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 9.4 मिलियन परिवार प्रति माह 6,000 रुपए से कम कमाते हैं, जो राज्य के 27.6 मिलियन परिवारों का 34.13% है। तो ये आंकड़ा आप नोट कर लीजिएगा। बिहार के बारे में अगर हम बात करें तो इसका गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। पटना इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चंपारण में है। तो क्वेश्चन है, सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत आटा। तो दोस्तों, सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा लॉन्च किया है। सरकार इस योजना के तहत 27.5 रुपए यानी 27 रुपए 50 पैसे किलोग्राम की दर से रियायती कीमत पर आटा उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराना है। दोस्तों, भारत आटा एक फोर्टिफाइड गेहूं का आटा है जो गेहूं, चावल और दालों के मिश्रण से बनाया जाता है। यह प्रोटीन, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लागू की जाएगी। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो उनके द्वारा भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना किस वर्ष से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने का विचार कर रही है? आंसर हो जाएगा 2027 से, यानी 2027 से भारतीय सेना के जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं उनको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। इस पर विचार कर रही है भारतीय सेना। दोस्तों, आर्मी एविएशन कोर के द्वारा लगभग 190 चेतक, चीता और चीतल हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जा रहा है। चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लाए जाएंगे। दोस्तों, सेना को करीब 100 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मिलेंगे और इन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा किया जाएगा। और ये जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं ये 2024 के अंत तक डिलीवर किए जा सकते हैं। और जैसे ही ये डिलीवर किए जाएंगे वैसे ही इनको सेना में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा और जो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं उनको रिटायर करने का फैसला लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 23वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य का उदय हुआ था। और याद रखिएगा कि इस साल उत्तराखंड राज्य का जो स्थापना दिवस मनाया गया है इसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो देहरादून में आयोजित किया गया था और इसमें राष्ट्रपति जी भी शामिल हुई थी। और ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो देहरादून इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं।
70 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड के नेशनल पार्क अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह डेनमार्क में आयोजित किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में भारत के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। तो उनके द्वारा डेनमार्क के कोपेनहेगन में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया गया है। दोस्तों, ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका विषय था टॉर्चर एंड अदर इल ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ NHRI। यातना के खतरे को मिटाने के लिए समाज को अधिक मानवीय और सभ्य बनाने में सहयोग शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, बात आई है डेनमार्क की, तो डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेनहेगन। यहाँ के सम्राट हैं मार्गरेट द्वितीय, प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है डेनमार्क से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार के द्वारा गौवंशों की जनगणना कराई जाएगी? उत्तर प्रदेश। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। किस मंत्रालय ने महिला सैनिकों को समान मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी है? रक्षा मंत्रालय। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को प्राप्त हुआ है? केरल। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करने वाले पहले जीवन बीमा कंपनी कौन बन गई है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। महिला वर्ग में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली ने। साब किस देश की कंपनी है जो भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% FDI की मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? स्वीडन। पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हॉट बैलून परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हरियाणा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन कहाँ किया गया है जिसमें केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा इसका लंदन। लास्ट क्वेश्चन था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पार्वती भवन नवदुर्गा पथ स्काई वॉक परियोजना का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसके आगे के भाग को डिस्कस करेंगे। तो आज हम भाग 2 को डिस्कस कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 5 की बात करें तो इसमें संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भाग 3 की अगर हम बात करें तो इसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं और दोस्तों ये जो मौलिक अधिकार हैं ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। अनुच्छेद 12 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां बताई गई हैं। अगर हम समानता के अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता का अवसर दिया जाएगा, इस बात का वर्णन किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी या छुआछूत के अंत की बात की गई है। ये आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप नोट जरूर करिएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत की बात की गई है। तो ये है हमारे भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख आर्टिकल। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लेन मैक्सवेल किस देश के क्रिकेटर हैं?
तो इसका आंसर था ऑस्ट्रेलिया। तो लगभग सभी लोगों ने ऑस्ट्रेलिया इसका जवाब दिया हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है और उन्होंने 40 गेंदों में शतक लगाया था। तो दोस्तों, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है आज का, 38वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में खेले जाएंगे या आयोजित किए जाएंगे? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।